ये आपके प्रैक्टिकल की क्लास है। फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों सब्जेक्ट में ये चीज़ कॉमन है। जनरली आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो दो टॉपिक पे ही होगा, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इनकम टैक्स वाला। तो TVM वाला मैं पहले करा चुका हूँ और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और उसकी एक्सेल शीट भी मैंने दे रखी है। कोई दिक्कत है तो वो आप रिपीट देख लेना। अभी दूसरा कराने जा रहा हूँ इनकम टैक्स का। इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे हम और जो भी बेस्ट पॉसिबल मुझसे रिवीजन होगा वो मैं इसका कराऊंगा आपको। ये भाई पहला क्वेश्चन है हमारा मिस्टर राम का। 45 साल की उम्र है। उम्र इसलिए देखते हैं क्योंकि फिर ये देखना होता है कि सीनियर सिटीज़न तो नहीं है। तो सीनियर सिटीज़न हो तो फिर उसके हिसाब से फिर जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो जाता है। और ये भाई इसकी जो इनकम है वो है 7,50,000 रुपये 1 साल की। फिर ये PPF में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपये, और 50,000 रुपये FD के अंदर करवा रहे हैं। 50,000 रुपये FD में, और जो FD है वो 5 साल की है। FD का ये देखना ज़रूरी है कि वो 5 साल की है या नहीं, क्योंकि अगर 5 साल से कम की FD होगी तो फिर उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। FD में कंडीशन है 5 साल की होनी चाहिए। ही रिसीव्स इंटरेस्ट सेविंग, और ये इंटरेस्ट मिल रहा है 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट है भाई साहब का किसी बैंक में, वहाँ से इंटरेस्ट मिला 8,000 का। और ये NPS में 50,000 रुपये जमा कराए हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। और ये कह रहा है कि पुराने वाले सिस्टम से ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों तरीके से आप करके दिखाओ कि टैक्स लायबिलिटी भाई क्या बनेगी। तो अब ये पुराने वाले तरीके से और नए वाले तरीके से दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और आने वाले क्वेश्चन भी सब दोनों तरीके से ही हम लोग करेंगे। और ये ध्यान में रखना है कि जो नया वाला हमारा टैक्स सिस्टम है इसके अंदर जितनी भी डिडक्शन है और एग्जम्पशंस हैं ये वो हैं जिससे टैक्स लायबिलिटी कम होती है किसी एसएससी की और उसको फ़ायदा होता है। तो नए वाले में इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, तो शुरू कर रहे हैं। पहला हेड आपका सैलरी का। सैलरी उसको 7.5 लाख रुपए की मिल रही है। 7.5 लाख रुपए की आपकी ये सैलरी आ गई आपके दोनों केसेस में। अभी कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट मिलती है 50,000 रुपये की। पहले ये 40,000 रुपये होती थी, फिर उससे पहले ये 0 होती थी, और फिर उससे बहुत पहले ये कभी हुआ करती थी, तो बीच में हट गई थी, फिर वापस आई है मोदी गवर्नमेंट में। तो फ्लैट 50,000 रुपये माइनस कर दोगे आप बिना कुछ नियम लगाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा किसी भी डिडक्शन या एग्जम्पशन का फ़ायदा आपको नए वाले टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, इसलिए ये कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक इनकम और दे रखी है हमको कि जो इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है सेविंग बैंक अकाउंट से, तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगी और उसका हेड बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला। तो 2 हेड हो गए अपने पास, एक सैलरी का हेड हो गया और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड हो गया। हेड हमारे पास 5 होते हैं। एक होता है आपका सैलरी, फिर होता है हाउस प्रॉपर्टी यानी किराया, हाउस प्रॉपर्टी से किराया कमाना, फिर होता है PGBP बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम, फिर होता है कैपिटल गेन, और फिर होता है आपका अदर सोर्स। तो देखो PGBP वाले क्वेश्चन हम नहीं देंगे, कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन भी हम नहीं देंगे। तो ये 3 ही हेड हैं जो आपके हम यूज़ करेंगे हल्के फुल्के से। तो ये इंटरेस्ट की इनकम जुड़ गई भाई, ये दोनों तरफ जुड़ गई, और इससे ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ये बन गई रिस्पेक्टिवली 708,000, 750,000। इन सारी इनकम्स को हम जोड़ लेते हैं तो वो बनता है GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम, और वो GTI ही आपका ये बन गया है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है डिडक्शन वाला। माइनस करेंगे डिडक्शंस कौन कौन सी।
जैसे एक देखो ये पीपीएफ वाला 1 लाख रुपए का, ये एटीसी के अंदर जाता है, एटीसी के अंदर पीपीएफ का 1 लाख रुपए आ गया। फिर इसके अलावा एफडी भी इसी में ही जाता है, तो एफडी के भी आपके 50,000 रुपये ही आ गए। फिर और इसके अलावा और क्या है आपका एनपीएस है। तो ये एक अगला आपका एनपीएस का है, जो कि ATCC D1B का सेक्शन 1 बनता है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट आपको बात ये समझनी है कि जो देखो एनपीएस ना ATC के अंदर भी आता है। ATC के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उसमें से एक खुद एनपीएस भी आता है। तो फिर अब ऐसे में हम जो एनपीएस वाला पैसा है उसको कहाँ डालेंगे? तो पहले आप यहाँ डालोगे, उसके बाद यहाँ डालोगे बचा तो। अब जैसे मान लो अगर उसका एनपीएस में 70,000 रुपीज़ होता, तो 70 में से 50,000 पहले आप यहाँ रखोगे ATCC D1B में, और बचे हुए 20,000 फिर आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ATC की कुल मिला के जो मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए से ऊपर की आपको मिलेगी नहीं। यहाँ 8, 10, 12 आइटम आती हैं ATC के अंदर, तो उसमें आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। मान लो अगर ये एफडी भी 1 लाख रुपए की होती, तो इसका टोटल अमाउंट कितना बनता? 2 लाख रुपए ATC का, लेकिन डिडक्शन अलाउ होती है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जो 50,000 रुपये बच गए उसका कुछ भी नहीं होगा। फिर एक उसका जो देखो इंटरेस्ट था, उसको इंटरेस्ट मिल रहा था सेविंग बैंक अकाउंट पे 8,000 रुपये का, तो उसी से रिलेटेड एक डिडक्शन हमारी ये भी बनती है ATTTA की। वैसे इसकी जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये की, लेकिन जब उसको इंटरेस्ट ही 8,000 का मिला है तो वो पूरी की पूरी लिमिट 8,000 रुपये उसको मिल जाएगी। अगर ये इंटरेस्ट उसको 12,000 रुपये मिल रहा होता तो फिर यहाँ पर आते 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 से ऊपर का डिडक्शन नहीं मिलेगा उसे। तो ये 3 आपको मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बताई। अब इन सबको अगर हम जोड़ लें, 1.5 लाख रुपए ये, 50 ये और 8,000 ये, तो बन गए आपके 2,08,000 रुपये। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह की डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 7,08,000 में से जब आपने 2,08,000 रुपये माइनस करे तो आपके बच गए 5 लाख रुपये। 758 में से जब आपने 0 माइनस किया तो एज इट इज़ 758,000। ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया, दूसरा पड़ाव हो गया टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का। तो देखो अब हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम को हम सही शब्दों में बोलते हैं टोटल इनकम। किताबों में टैक्सेबल इनकम नहीं चलता, टोटल इनकम चलता है। अब जो आखिरी पड़ाव है वो सिर्फ ये है, आपको ये सीखना है कि टैक्स कैसे लगता है, इन दोनों इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। तो दोनों के स्लैब अलग अलग है। अब मैं दोनों की आपको बता रहा हूँ कि दोनों पर इनकम टैक्स किस तरीके से लगेगा। पहले बता रहा हूँ आपको मैं जो ओल्ड वाला सिस्टम है उसके अंदर। तो हमको टैक्स लगाना है भाई 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाना है। तो दूसरी शीट पे चलेंगे, आपको बताते हैं टैक्स कैसे लगता है। देखो ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड सिस्टम वाला। ओल्ड वाले में जो हमारे पास टोटल इनकम है हमारे पास 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए पर ही हमने टैक्स लगाना है। जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब इस तरीके से है, जो टुकड़े कर रखे हैं वो है 0 से 2.5 लाख, फिर अगला टुकड़ा है 2.5 लाख से 5 लाख, उससे अगला टुकड़ा है 5 लाख से 10 लाख, और उससे अगला स्लैब है 10 लाख से ऊपर। तो हर अलग अलग टुकड़े पे अलग अलग रेट लगेगा टैक्स का। जैसे इस पहले वाले पे लगता है 0%, इस दूसरे वाले पे लगता है 5%, तीसरे वाले पे लगता है आपका 20%, और लास्ट वाले पे 10 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगता है 30%। इस तरीके से है। तो ये जो हमारी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए, इसके टुकड़े कर करके हमने इस स्लैब में डालना है। जैसे पहला आपका स्लैब है 2.5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए निकाल कर इसमें डाल दो आप। तो हम माइनस भी करते जाते हैं साथ के साथ।
तो 2.5 लाख रुपए हमने डाल दिए इसके अंदर। अब कितने बच गए? अब बच गए फिर से 2.5 लाख रुपए हमारे पास। अगला जो स्लैब है, टुकड़ा है, वो है फिर से 2.5 लाख रुपए तक का। तो अब 2.5 लाख रुपए इसमें डाल दिए दूसरे वाले, तो वो 2.5 लाख रुपए आपके ये आ गए। और इसका रेट कितना है? 0%। इसका कितना है? 5%। यहाँ कुछ है ही नहीं, बची ही नहीं इनकम यहाँ के लिए। तो ये बना आपका 0 रुपीज़, ये बना आपका 12,500, और फिर इसको जोड़ के आपकी जो टैक्स बन गया वो बन गया 12,500। अगर सपोज़ यहाँ पर और कुछ पैसे बचे होते तो उसको हम तीसरे वाले में डाल देते और उस पर 20% के हिसाब से टैक्स लग जाता। अब इसके साथ साथ ही हम अगला भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही वापस चल लेंगे। अब ये है नया वाला टैक्स रेजिम। इसके लिए नए वाले में हमारे पास टोटल इनकम थी 7,58,000। इसका टैक्स स्लैब अलग है। इसके अंदर ये जो ब्रेकअप है सारे 2.5 लाख रुपए के हैं। ओल्ड वाले में ऐसा नहीं था। और इसका जो टैक्स का जो रेट भी है तो वो भी 5% के टेबल में ही है। तो ये इस तरीके से चलता जाता है आगे, 15 लाख रुपए से ऊपर तक का चलता जाता है। लेकिन हमारी इतनी इनकम नहीं है तो मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ। तो उसी तरह से टुकड़े कर करके डालेंगे। 7,58,000 में से पहले 2.5 लाख रुपए इस वाले फर्स्ट वाले स्लॉट में चले गए, वो 2.5 लाख रुपए ये आ गए। उसके ऊपर 0% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, वो लग गया 0। तो ये 2.5 लाख रुपए पहले वाले ये माइनस कर दिए, बच गए 5,08,000। अब अगले 2.5 लाख, ये भी 2.5 लाख का ही ब्रेकअप है, तो अगले 2.5 लाख रुपए इसमें चले गए। ये वाले 2.5 लाख रुपए यहाँ टैक्स रखता है 5% के हिसाब से, ये बन गया आपका 12,500। इसमें से फिर ये 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिए। अब हमारे पास बच गए 2,58,000। 2,58,000 बच गए। इसमें से अगले फिर ये 2.5 लाख रुपए हमने इसमें डाल दिए, क्योंकि ये 2.5 लाख का ही ब्रेकअप बन रहा है। वो 2.5 लाख रुपए ये आ गए। यहाँ लगता है टैक्स 10% से, ये बन गए 25,000। तो अगले 2.5 लाख माइनस करने के बाद हमारे पास बचे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमने इस आखिरी वाले में डाल दिए जो हमारे पास बच रहे पैसे। 8,000 इसमें आ गए। यहाँ 15% के रेट से लगता है टैक्स, ये बन गया आपका 1,200 रुपये। सबको जोड़ दिया तो 38,700 आपका टैक्स बन गया। अभी इसमें ज़्यादा बचा भी नहीं है। अभी अगला आ जाएगा 12.5 लाख से 15 लाख रुपए का, और फिर लास्ट है आपका 15 लाख, 15 लाख से ऊपर का। तो बस ये अगला आ गया आपका 25% का, और ये लास्ट वाला आ गया आपका 30% का। ये ऐसे है, इतना ही है ये। तो देखो दोनों हम कैलकुलेट करके यहाँ लाए हैं। ये है 12,500 और ये 38,700। अब फिर नई चीज़, ये जितना भी है ना, अब सारा ही सारा टैक्स से रिलेटेड ही है, ये सारा का सारा टैक्स वाला। एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की हो तो, जो कि इस वाले केस में 5 लाख रुपए की टोटल इनकम है, तो जितना भी टैक्स आपका बना है पूरा का पूरे रिबेट मिल जाएगी आपको। कंडीशन सिर्फ इतनी है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि ये जो रिबेट है ना, इस देखो रिबेट ये पूरी है क्या, ये पूरी रिबेट ये है कि अगर 5 लाख रुपए तक की, अगर 5 लाख रुपए तक की आपकी टोटल इनकम बनी तो उस पर आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगी 12,500 की। ये पूरी बात इस तरीके से है। अब क्या होगा, अब मान लो सपोज आपका जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर 5% है। अब कल को गवर्नमेंट ने वो 5% बढ़ा दिया टैक्स का रेट, उसको 10% कर दिया, तो तब तो कुछ ना कुछ टैक्स लग जाएगा ना जी। फिर 12,500 माइनस हो जाएगी उसमें। हाँ, उसमें से 12,500 माइनस हो जाएंगे, तब कुछ ना कुछ टैक्स बच जाएगा। मतलब एक तरह से डिस्काउंट दे रही है। हाँ, डिस्काउंट है ये गरीब लोगों के लिए। ओके। क्योंकि 5 लाख रुपए की पूरे साल की टोटल इनकम कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं होता 5 लाख रुपए में साल के। अभी कौन सा रीजन? दोनों है, अभी दोनों है, और ये चॉइस होती है दोनों के बीच में आपको। दोनों में चॉइस है
लेकिन एक बार अगर आपने नया वाला ऑप्ट कर लिया तो आप वापस नहीं जा सकते। सर ऐसे तो कोई नया वाला ऑप्ट ही नहीं करेगा, वो तो टैक्स ज़्यादा करेगा लग रहा है हर बार। करेगा करेगा। अभी क्लास में बने रहो, इसका जवाब आपको आखिरी क्वेश्चन में मिलेगा। तो 87। हाँ फिर जिसकी मतलब इनकम कम होगी वो ओल्ड टैक्स लेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम लेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो न्यू लेगा, ऐसा। यस यस। और बाकी अभी मैं कह रहा हूँ ना, ओल्ड और न्यू का जवाब मैंने ये 3 क्वेश्चन रखे हैं, तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और ये अलग अलग पिक्चर शो करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको यही देना है डिसीजन कि ओल्ड वाला सही है या नया वाला सही है। एक्चुअली क्या है, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और आपका जिससे जो बन रहा है कम तो वो आप फिर वही ऑप्ट करते हैं। और एक जनरल सेइंग है कि जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि भाई हर कोई इन्वेस्टमेंट करके चलता है। अब ये जो आपका नया टैक्स रेजिम है ये तो अभी आया 2-3 साल पहले, तो उससे पहले तो सब लोग इन्वेस्टमेंट करते ही थे। तो अगर कोई इंसान पहले से ही, और लोग तो लाखों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो नए वाले में क्यों आएंगे, उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 87 की आपकी रिबेट है। तो ये हमारा पहला केस ऐसा बन रहा है कि जिसके अंदर टोटल इनकम 5 लाख रुपए की ही है। इससे कम भी होती तब भी पूरी की पूरी रिबेट मिल जाती और कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ कुछ भी टैक्स नहीं लगा। यहाँ पर आपका टैक्स बन रहा है 38,700 का। इसके बाद सरचार्ज ऐड करते हैं और सरचार्ज इसी पर लगता है, लेकिन सरचार्ज तब लगता है जब इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ऊपर हो, और ऐसा केस किसी भी क्वेश्चन में हमने नहीं रखा है ताकि चीज़ें सिंपल रहे। तो ये नहीं लगा, फिर इसको हम जोड़ लेते हैं और फिर ये जो भी आता है फिर उसके ऊपर लगता है 4%। और ये जो 4% लगता है ना, ये फिक्स है 4% विदाउट एनी कंडीशन, ये लगेगा ही लगेगा। तो 38,700 का 4% आपका ये हो गया और उनको जोड़ दिया। तो आपके सामने है कि कौन सा वाला सिस्टम इस इंडिविजुअल के लिए सही है, इसके लिए पुराने वाला सही है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आगे क्वेश्चन 90% सेम रहेगा, 10% ही उसके अंदर चेंजेस आएंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताओ। देखो, अगर मैंने उसकी कंडीशन है कि ये वाली जो टोटल इनकम है ना, ये 50 लाख, ये 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए तो ये लगेगा सरचार्ज, नहीं तो नहीं लगेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो ये आपका कितना लग जाता, ये लग जाता 10% का। 10% किसका, इस 38,700 का कितना हो गया 3870। तो ये इस पर लग गया और फिर ये जुड़कर ये वाला अमाउंट बन जाता। फिर इस वाले अमाउंट के ऊपर ये 4% लगता, सेस 4%। सर मतलब सरचार्ज और टैक्स के अमाउंट को प्लस करके जी, प्लस करके। सर ये दोनों चीजें ओल्ड रेजिम में भी हैं, हाँ सरचार्ज हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब ये टीना 50 साल की है, इसकी 10 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, और इसके अलावा ये नया है इसके अंदर कि इसकी रेंटल इनकम आ रही है। रेंटल इनकम है 2 लाख रुपए की। रेंटल इनकम का मतलब क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। तो आपकी सैलरी की इनकम 10-10 लाख रुपए दोनों केस में, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2-2 लाख रुपए दोनों केस में जुड़ गई। यानी 2 हेड आ गए इस वाले क्वेश्चन में, एक सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी। पिछले वाले क्वेश्चन में था सैलरी और अदर सोर्स, इसमें है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ग्रॉस सैलरी से सीधे मिल जाएगी 50,000 रुपये, पिछले क्वेश्चन में भी था, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो नई बात सीखनी है हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी के अपने चैप्टर में भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 24A में। ये अपना एक हेड है और ये अपना एक हेड है। तो ये
स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ दिस एनुअल वैल्यू। 2 लाख रुपए का ही सीधा सीधा फ्लैट कर दो 30%, तो ये हो जाता है आपका 60,000, और यहाँ पर ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। बताओ कोई दिक्कत? सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 फिक्स है? हाँ जी फिक्स है, सैलरी में से। तो वो सेकंड वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ नहीं आया। देखो दूसरा वाला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, यानी एक घर है और घर से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, घर आपने किराए पे दे रखा है और उससे रेंटल इनकम आपकी आ रही है। तो 2 लाख रुपए आपको रेंट मिला। अब इसके अंदर एक प्रोविज़न ये होता है, और पीछे काफ़ी लंबी लड़ाई चली इस पर, कि जो मकान मालिक होते थे वो कहते थे कि भाई हमारे ना ये बहुत सारे खर्चे हैं, ये सब हुए हैं घर को मेंटेन करने के लिए, सफाई पुताई, सफाई मेंटेनेंस वगैरह ये सब चीज़ें, तो इन सब के लिए हमारे को कुछ डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो कोई कहता जी मेरा इतना खर्चा हुआ है, कोई कहता मेरा इतना खर्चा हुआ है। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन दे देते हैं। 30% हम आपका माइनस कर देते हैं इसके ऊपर, यानी अब टैक्स कितने पे लगेगा? अब टैक्स लगेगा 1,40,000 पे। तो ये जो 30% आप करोगे, ये हम करते हैं 30% ऑफ AV, यानी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होती है? यही होती है एनुअल वैल्यू। अभी के लिए शॉर्टकट में आपके लिए इतना ही है। तो ये इसी का ही आप 30% कर देंगे फ्लैट। अब ये माइनस करके आपकी ये आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके बाद अगला काम आता है डिडक्शन का। अब डिडक्शन के अंदर क्या, देखो डिडक्शन के लिए देखते हैं क्या क्या अपने पास। 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये 80C में जाएगा। इसके अलावा मेडिक्लेम पॉलिसी 30,000 रुपये की, ये 80D में जाएगा। और ये है डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। देखो पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न हो जाते तो ये पूरी डिडक्शन मिल जाती 30,000 रुपये की, लेकिन अभी कितनी मिलेगी? 25,000 रुपये की। 30,000 की नहीं मिलेगी, 25,000 की मिलेगी। और NPS में, ये तो पुरानी बात है, NPS में 50,000 रुपये। तो डिडक्शन में अपने पास 80C के अंदर है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के 1 लाख रुपये, NPS वाले 50,000 रुपये और मेडिक्लेम के 25,000 रुपये, जो असल में 30,000 रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, लेकिन 30,000 हम नहीं लेंगे, 25,000 लेंगे, क्योंकि डिडक्शन की लिमिट 25,000 है। तो ये सब टोटल मिला के आपका हो गया 1,75,000। इसको माइनस किया, टोटल इनकम आ गई। यहाँ ऐसा आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, टोटल इनकम सेम रही 12 लाख रुपए। हर डिडक्शन की सरकार ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है, हमें वो लिमिट ही पढ़नी होती है कि ये लिमिट क्या है और कंडीशन क्या है, किस किस को ये मिलेगी डिडक्शन। डिडक्शन के पीछे मोटिव ये है, सरकार कहती है आप इन सब सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, इससे इकोनॉमी रन होगी। तो इकोनॉमी रन होगी तो सरकार के फ़ायदा है, तो उसके लिए सरकार आपको एक लालच देती है कि आपकी टैक्स कम कर देती है। तो आपका टैक्स कम करने का तरीका ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर दे। तो हम ये आपकी सिर्फ टैक्सेबल इनकम कम कर रहे हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, पूरा नहीं कर सकते, नहीं तो टैक्स ही नहीं बनेगा। अब उसके बाद अगला काम जो है वो टैक्स लगाने का ही है। तो 9,15,000 पे टैक्स लगेगा, वो ये बन गया, और 12 लाख पे टैक्स लगेगा, वो ये बन गया। टैक्स कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर। अब देखो 87 वाली रिबेट इस बार नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, 9,15,000 रुपये है। तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए 87 का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ तो मिलता ही नहीं है, कोई कहने की बात ही नहीं है। फिर सरचार्ज लग जाता अगर ये 50 लाख से ज़्यादा होती टोटल इनकम, लेकिन वो है नहीं तो इसलिए वो भी नहीं लगा। सेम केस है यहाँ पर। टैक्स इसलिए वापस कितना आ गया? वही आ गया 95,500, और ये वही आ गया। फिर क्या किया? सिर्फ इसका 4% लगाया और इसके अंदर जोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया। देखो अभी भी नए वाले में ही ज़्यादा बन रहा है टैक्स। क्वेश्चन ठीक है, आगे चले। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा अलग चीज़ देखने को मिलेगी।
ये मिस्टर संयम है 27 साल, और ये भाई साहब की है सैलरी से इनकम 20 लाख रुपए की। तो ये 20 लाख रुपए की आपकी ये इनकम आ गई दोनों तरफ। फिर ये पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50,000 रुपये, ये आपके 80C में जाएगा। बच्चों की ट्यूशन फीस के 70,000 रुपये है, ये भी 80C में जाएगा। और 30,000 रुपये का इंश्योरेंस ले रखा है, ये भी 80C में जाएगा। तो इस बार 80C की 3 आइटम हो गई है, पीपीएफ, ट्यूशन फीस और इंश्योरेंस। तो आप देखो ये 3 आइटम हमारी 80C के अंदर आ गई, पीपीएफ के और ट्यूशन फीस के और इंश्योरेंस के। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट ये तो है ही 50,000, तो वो आपको दिख गया होगा, समझ आ गया। इसके अलावा वही पुरानी 2 आइटम है क्वेश्चन के अंदर। 10 मिनट। अब इसके अंदर देखो एनपीएस है 50,000 रुपये का और 25,000 रुपये का आपका मेडिक्लेम है 80D वाला। रिपीट है, नई आइटम नहीं है कोई। तो ये एनपीएस के आपके 50,000 आ गए और मेडिक्लेम के 25,000 रुपये आ गए। एनपीएस अगर आपके 60-70 हज़ार रुपये भी हो तब भी इसको 50 तक की लिमिट रखना। टोटल डिडक्शन 225 की अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगी। ये टोटल इनकम आपकी आ गई। यहाँ पर टैक्स लगाया तो बना 330 का और यहाँ बना 325 का। देखा ये डिफरेंस है। इस बार बंदे ने देखो 2.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसकी 2.25 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम कम हो गई है, फिर भी उसका टैक्स ज़्यादा बन रहा है इस बार। और नए वाले के अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया, फिर भी उसका टैक्स कम बन रहा है। तो ये होता है एक लिमिट पे जाने के बाद 18-19 लाख 20 लाख के करीब आने पर जैसे हाई इनकम में आते हैं, तो वहाँ पर नए वाले के अंदर टैक्स कम बन जा रहा है। टैक्स कम क्यों बन रहा है, आपको उसका जो रीज़न है वो मैं आपको स्लैब में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये देखो कितनी तेज़ी से इन्होंने जंप मारी है। यहाँ पर 5% के बाद सीधा 20%। भाई बीच में पहले 10% आता, 15% आता, फिर 20% आना चाहिए था, और 20 के बाद फिर सीधा 30% का जंप है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसी से ही एकदम से इनकम टैक्स बढ़ जाता है। और लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर 5 का टेबल है पूरा। 5% यहाँ पे 2.5 लाख इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पर 5% का टैक्स बढ़ रहा है सिर्फ, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स जंप नहीं लग रहा है। इस रीज़न से नए वाले के अंदर भी आपको कई बार टैक्स जो है वो कम देखने को मिल जाता है। और कुछ है ही नहीं, बाकी तो ये सब 0-0 आपका रहेगा ही रहेगा। ये सिर्फ 4% है इसका, और उसके अंदर जोड़ दिया, इस बार ये आपका टैक्स कम बन रहा है। और यही इसके अंदर डिसीज़न के अंदर बोला हुआ है कि जो नया वाला टैक्स सिस्टम है इसके अंदर हमें कम मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बढ़िया। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो कुछ लिमिटेड इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो इस तरह से आपके लिए है।